कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल। और ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ से अगर आपने अभी तक भी कोई तैयारी नहीं की है, हमने इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज डिस्कस करना है कि आप सीधे अगर 45% वाले भी हो ना, तभी भी आप 98% तक पहुँच सकते हो। तो सबसे पहली बात मैं आपको कह दूँ, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। अपने आप पर विश्वास रखिए, आप कर सकते हैं और आप बहुत अच्छा करेंगे एग्जाम में, मुझे पता है। क्योंकि बहुत नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी हमारा एग्जाम रहता है ना, मैथ्स का हो गया, साइंस का हो गया, एक अलग ही टेंशन बनी रहती है दिमाग में कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बस हम लोग यही सोचते सोचते अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज ना करें। आपके लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम लोग सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे। अगर किसी ने कर लिया होगा तो उसका और अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। अगर इसका कोई टॉपिक रहता होगा तो भाई बच गए, कल है एग्जाम, आज नहीं है रात को, ठीक है। तो अभी भी आपके पास समय है। बहुत सारी जंग जो है ऐसे कम ही समय में जीती जा सकती है। सो बिल्कुल भी यहाँ पे इस वीडियो को और ज़्यादा हम लोग लेट नहीं करेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पिक करी है आप लोगों के लिए फिजिक्स, क्योंकि बच्चे फिजिक्स से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। अब यहाँ पे देख लो, फिजिक्स में आपने ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर है, ह्यूमन आई को बिल्कुल भी लीव नहीं करना है। यहाँ से आपको पार्ट्स बता देती हूँ जल्दी जल्दी। आपने पपिल को याद रखना है। पपिल यहाँ पे पपिल है, कॉर्निया है, आइरिस है, सिलरी मसल्स है, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व्स है, क्रिस्टलाइन लेंस है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। कॉर्निया वो हिस्सा रहता है आई लेंस का जिसके थ्रू आई जो लाइट है वो एंटर करती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि आई के किस पार्ट के थ्रू लाइट एंटर होगी, कॉर्निया, याद रखना, ठीक है। उसके बाद आपका क्रिस्टलाइन लेंस आ गया। क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में याद रखना है, ये एक कॉन्वेक्स टाइप ऑफ लेंस है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आ गया आपका पपिल एंड आइरिस। आइरिस याद रखना, आइरिस वो पार्ट होता है ह्यूमन आई का जो इसे कलर प्रोवाइड करता है। और ये क्वेश्चन आ चुका है दैट विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई प्रोवाइड्स कलर टू द आई, दैट इज आइरिस। और इसके अलावा जो आइरिस है, आइरिस किसको कंट्रोल करता है, पपिल को। आइरिस किसको कंट्रोल करता है, पपिल को। और पपिल क्या करता है, इट कंट्रोल्स और रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। लाइट एंटर किसके थ्रू हुई, कॉर्निया के थ्रू। लेकिन कितनी लाइट एंटर होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, कौन रेगुलेट करेगा कि कितनी लाइट की अमाउंट जो है आई में एंटर होनी चाहिए, दैट इज पपिल। और आई को कलर कौन प्रोवाइड कर रहा है, आइरिस। देन इसके बाद क्रिस्टलाइन लेंस आ गया जिसका काम है कि जो भी इमेज, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं उसकी इमेज को रेटिना पे फोकस करवाना, ठीक है। तो रेटिना क्या है, रेटिना एक बहुत ही डेलिकेट सा मेम्ब्रेन है जिसमें बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, रॉड सेल्स हैं, कोन सेल्स हैं, जो कि क्या करते हैं, रेटिना पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसका इन्वर्टेड इमेज बनता है। और रेटिना के जो सेल हैं वो तभी वर्क करते हैं जब उनके ऊपर लाइट फॉल करती है। यही कारण है कि हम लोग अंधेरे में चीजें नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो रेटिना पे इमेज बननी है और जो रेटिना के सेल्स हैं वो क्या है, वो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। तभी इल्यूमिनेट, मतलब कि तभी वो एक्टिवेट होते हैं जब उन पे लाइट फॉल करती है। और जब वो एक्टिवेट हो गए सेल, उन्होंने बनाने हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू होते हुए कहाँ तक पहुंचाए जाएंगे, ब्रेन तक। कहाँ तक पहुंचाए जाएंगे, ब्रेन तक। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अब ये जो लेंस है, लेंस को होल्ड कौन करते हैं, सिलरी मसल्स। फिर से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो सिलरी मसल्स है उनका काम क्या है। इनका काम है जो लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस है, उसको अच्छे से होल्ड करके रखना। इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना। अभी आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये जो डिफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, प्रेसबायोपिया हो गया, तीनों में से कोई भी डिफेक्ट आ सकता है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मायोपिया के केस में क्या याद रखेंगे, मायोपिया पहले होता क्या है, मायोपिया इज नियर साइडनेस। मायोपिया क्या रहती है, मायोपिया इज नियर साइडनेस, नजदीक की चीज दिखाई देती है, दूर की चीज दिखाई नहीं देती है। हाइपरमेट्रोपिया इसका ऑपोजिट चलेगा, बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है भाई। अब मायोपिया वाला कह रहा है मुझे नजदीक का दिख रहा है, मुझे दूर का दिखाई नहीं दे रहा। मतलब एक नॉर्मल पर्सन का फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी।
एक नॉर्मल पर्सन का फार पॉइंट क्या है? इन्फिनिटी। मायोपिक आई है जिसकी, उसका जो फार पॉइंट है इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी से थोड़ा नजदीक है, इट इज नियरर देन इन्फिनिटी। एनसीईआरटी बुक में लिख रखी है ये चीज और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये हो गया। इसके बाद आप लोगों ने देखना है मायोपिया के बारे में, और एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है वो ये है कि मायोपिया का कॉज क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मायोपिया। ये भी आपकी एनसीईआरटी में 2 पॉइंट्स बने हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या है वो 2 पॉइंट्स? यस, मुझे कमेंट बॉक्स में कोई बता सकता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मायोपिया, दैट जो मायोपिया है वो किस कारण से अराइज होता है। ठीक है, क्या कारण है जिनकी वजह से मायोपिया अराइज होता है? तो इसका कारण है ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। तो ये चीज होगी। इसके बाद और क्या चीज आपको याद रखनी है, ये डायग्राम्स जो है, तीनों ही डायग्राम्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। देखो जो क्या है, फार पॉइंट ऑफ मायोपिया, फार पॉइंट ऑफ मायोपिया इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी से थोड़ा नजदीक है। इन्फिनिटी अगर होगा इसका फार पॉइंट, तो अगर होता तो इमेज बननी चाहिए थी रेटिना पे, नहीं बन रही है। ठीक है, देखो इन्फिनिटी से जो फार पॉइंट है थोड़ा नजदीक है, अगर कोई नजदीक की चीज है तो वही जो है रेटिना के ऊपर फोकस हो पा रही है। लेकिन अगर कोई बहुत दूर की चीज है, इन्फिनिटी से जो आई रेज हैं वो रेटिना से पहले ही इमेज बना देती हैं, जिस वजह से पर्सन को दूर का दिखाई नहीं देता। और इस जो डिफेक्ट को करेक्ट कैसे किया जा सकता है? बाय यूजिंग कनकेव लेंस। ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कनकेव लेंस को यूज करके मायोपिया करेक्ट होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो याद रखना मायोपिया है तो कनकेव लेंस लगेगा। और पूछ लिया कि किसी बंदे को कनकेव लेंस लगा है तो बताओ डिफेक्ट कौन सा है, तो डिफेक्ट कौन सा हो गया उसको? मायोपिया। लेंस के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है, डिफेक्ट बताओ, डिफेक्ट बताया सकता है आपको, लेंस बताना, किसी भी तरह से क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हाइपरमेट्रोपिया को आपने कवर करना है। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? हाइपरमेट्रोपिया हमारे पास क्या रहता है? हाइपरमेट्रोपिया इज फार साइडनेस। दूर का तो दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई नहीं देता। दूर का दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई नहीं देता। ये चीज यहाँ पे जो है आपको याद रखनी है। अगेन इसकी जो डायग्राम्स है इंपॉर्टेंट है, इसके जो कॉजेज है, किन कारणों से ये राइज होता है, वो चीज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये देखो इसका नियर पॉइंट अगर यहाँ मान के चल रहे हो तो इसकी जो इमेज है वो रेटिना पे बन रही है। अगर इससे ऑब्जेक्ट को थोड़ा और नजदीक लेकर आओगे, एन से थोड़ा और नजदीक ले आए एन डैश तक, अब जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बन रही है, रेटिना से पीछे बन रही है, तो ऑब्वियसली वो चीज को कैसे देखेगा? जब यहाँ पे रॉड सेल्स के पास, कोन सेल्स के पास इल्यूमिनेट तो हो रहे हैं लाइट होने पर, लेकिन दिखाने को कुछ है ही नहीं। जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहाँ बन गई? रेटिना से पीछे। वो उस चीज को बंदा जो है वो नहीं देख सकता। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया समझ गए। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? फार साइडनेस, दूर का दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई नहीं देता। ठीक है, और इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है? इसको करेक्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग द कन्वेक्स लेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कंपैरिजन दे रखा है आप दोनों के, आपके लिए दोनों ही मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में। देख लो कंपैरिजन, यहाँ कन्वेक्स लेंस, यहाँ कनकेव लेंस, यहाँ पे कनकेव लेंस लग रहा है और यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लग रहा है। और ये सारी जो डायग्राम्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद रही प्रेस बायोपिया के बाद। प्रेस बायोपिया जो है वो उम्र के कारण आता है कि जब उम्र बढ़ने लगती है, बुढ़ापा आने लगता है, एक बंदा जो है उसको ना दूर की चीज दिखाई दे रही है ना नजदीक की दिखाई दे रही है। भाई क्यों? क्योंकि सेलेरी मसल्स वीक पड़ गए हैं, वो क्रिस्टलाइन लेंस को अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज एग्जाम में आती है। अब जो कोई बूढ़ा बंदा है जिसे ना दूर का दिख रहा है ना नजदीक का दिख रहा है, भाई क्या करेगा? अब वो यूज करेगा बाईफोकल लेंस। अब वो क्या यूज करेगा? बाईफोकल लेंस। अब देखते हो ना, आपने अपने दादा दादी के चश्मे देखे होंगे, ऐसे राउंड सा बना रहता है, वहां पे सेमी सर्कल आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि एक ही जो वहां पे एक ही जो फ्रेम है उसमें 2 लेंसेज को इन्फ्यूज किया गया है, तभी इसको हम लोग बाईफोकल लेंस बोलते हैं। देखो भाई, उनको जो नजदीक का है वो भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा, उनको जो दूर का है वो भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा। एक तरीके से वो मायोपिक भी है और एक तरीके से वो हाइपरमेट्रोपिक भी है। मायोपिया वाला पर्सन क्या कहता है? दैट मुझे नजदीक का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। अब ये जो हाइपरमेट्रोपिया वाला क्या बोल रहा है? हाइपरमेट्रोपिया वाला बोल रहा है मुझे दूर का दिखाई देता है,
मुझे नजदीक का दिखाई नहीं देता। प्रेस बायोपिया वाला बोल रहा है भाई मेरा तो बड़ा ही काम जो है वो खराब हो चुका है, क्योंकि मेरे सिलरी मसल्स जो है वो वीक हो गए हैं, वो क्रिस्टलाइन लेंस को अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ है। अब इसमें क्या होगा, मान लो कि अगर कोई एल्डरली पर्सन है, उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ना है, अब वो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, मतलब उन्हें नज़दीक का देखना है। अगर वो नज़दीक का देखना चाहते हैं तो कौन सा लेंस लगेगा, बताओ कौन सा लेंस लगेगा अगर वो नज़दीक का देखना चाहते हैं। अब जो हाइपरमेट्रोपिया वाला है वो नज़दीक का नहीं देख पा रहा, उसको नज़दीक का दिखाने के लिए हमने कौन सा लेंस लगाया, कन्वेक्स। तो मतलब जो बाइफोकल लेंथ है, जो उसका लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट क्या है, कन्वेक्स। अब मुझे ऐसे दूर की कोई चीज़ देखनी है, मैं आंख उठा के देखूंगी ऊपर से, है ना। अब मुझे दूर की चीज़ देखनी है, मेरी दूर की निगाह को सही करने के लिए कौन सा लेंस लगाया गया, कॉनकेव। तो जो इसका ऊपरला हिस्सा है वो क्या होगा, कनकेव। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ लेते हैं एग्जाम में कि बाइफोकल लेंस का जो लोअर पार्ट है वो किस लेंस का बना है, जो अपर पार्ट है वो किस लेंस का बना है। तो इस तरीके से याद रखना, रट्टा नहीं लगाना है, क्रैम नहीं करना है, आपने लॉजिक लगाना है, लॉजिक। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना समय नहीं है हमारे पास। उसके बाद आ गया डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जल्दी से कवर कर लेंगे। डिस्पर्शन ऑफ लाइट हमारे पास क्या है कि व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट आ रही है, ये प्रिज्म के थ्रू पास करेगी और अपने 7 रंगों में बिखर जाएगी, ठीक है, अपने 7 रंगों में स्प्लिट हो जाएगी। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट व्हेन इट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इनटू इट्स 7 कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब याद रखने वाली बात क्या है, ये 7 रंग कौन से हैं, विबग्योर। ये 7 रंग कौन से हैं, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हमें पता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, विबग्योर को गलत लिख देते हैं, वायलेट ऊपर लगा देते हैं और रेड को नीचे लगा देते हैं। ये गलती नहीं करनी है। जो आपका ये विबग्योर स्टार्ट हो रहा है, विबग्योर किस तरह से बन रहा है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट में वायलेट कलर सबसे नीचे है, इसकी बेंडिंग सबसे ज्यादा हो रखी है, रेड की बेंडिंग सबसे कम है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है दैट विच कलर बेंड द मोस्ट, कौन सा कलर है जो सबसे ज्यादा बेंड होता है, विच कलर बेंड द मोस्ट, वायलेट, एंड विच कलर बेंड द लीस्ट, सबसे कम बेंड कौन होता है, दैट इज रेड। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रखा है, ऐसे डिस्पर्शन बना दिया, यहाँ पे कोई रंग नहीं लिखे हैं, यहाँ पे एक्स और वाई लिख दिया, बोला बताओ एक्स क्या है और वाई क्या है। एक्स है हमारा सबसे नीचे वाला वायलेट, वाई है सबसे ऊपर वाला रेड। इस तरह से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आ गया रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है जिसे किसी भी हालत में इग्नोर नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्रिज्म है, पहला प्रिज्म और दूसरा प्रिज्म, ये इन्वर्टेड पोजीशन में, एक प्रिज्म सीधा रख रखा है, दूसरा प्रिज्म इन्वर्ट करके रखा है। इन्वर्टेड पोजीशन में रखेंगे क्या होगा, व्हाइट लाइट आएगी, 7 रंगों में बिखर जाएगी। उसके बाद ये जो 7 ही रंग हैं, ये 7 ही रंग दूसरे प्रिज्म में, इन्वर्टेड प्रिज्म में एंटर करेंगे और कंबाइन हो जाएंगे और दोबारा से बाहर कौन सी लाइट आएगी, व्हाइट लाइट। दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। रिकॉम्बिनेशन मतलब दोबारा से कंबाइन हो रही है लाइट। पहले डिस्पर्शन हुए, 7 रंग जो है स्प्लिट हो गए, फिर 7 रंग मिल जाते हैं दूसरे इन्वर्टेड प्रिज्म में और इस हिसाब से व्हाइट लाइट एंटर करी और व्हाइट लाइट ही एग्जिट करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे बढ़ेंगे। हाउ इज अ रेनबो फॉर्म्ड, रेनबो कैसे बनता है। और एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जब भी रेनबो की फॉर्मेशन होती है उनमें कौन कौन से फिनोमिना होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, व्हाइट लाइट आएगी, ये एयर से किसमें एंटर हो रही है, रेन ड्रॉप में, विच इज अ डिफरेंट मीडियम, वाटर में जा रही है, वाटर मीडियम में। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पे हो गई रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है, दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, फिर लाइट वाटर मीडियम के अंदर ही बेंड हो रही है, वाटर के अंदर अंदर बेंड हो रही है, दिस इज इंटरनल रिफ्लेक्शन, दिस इज इंटरनल
रिफ्लेक्शन। देन इसके बाद फाइनली जो लाइट है अपने कलर्स में के फॉर्म में बाहर आ रही है, विच इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तीन फिनोमिना जो है यहाँ पे हो रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड देन डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और यही जो है ऑब्जर्वर ग्राउंड पे ऑब्जर्व करता है, जिसे कि ये सातों रंग दिखाई देते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ रेनबो। ठीक है, ये चीज याद रखनी है कि जो रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप यहाँ पे एक छोटे से प्रिज्म की तरह काम कर रहा है। ठीक है, मान लो कि सूरज जो है मेरी पीठ के पीछे होना चाहिए अगर मुझे रेनबो ऑब्जर्व करना है। इमीडिएटली आफ्टर द रेन शावर्स सूरज मेरे पीछे है और मुझे सामने की डायरेक्शन में रेनबो मिलेगा। हुआ क्या, जो एयर में सस्पेंडेड एयर ड्रॉप्स हैं उनके थ्रू सूरज की किरणें जा रही हैं। वो जो छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स हैं, दे आर एक्टिंग लाइक प्रिज्म। अब क्या हुआ, सबसे पहले हवा में से होती हुई सनलाइट, इमेजिन करो, साथ में आपका दिमाग बहुत तेज है, इमेजिन कर सकते हो। तो क्या हुआ, जो रेन ड्रॉप है उसके थ्रू सनलाइट पास करी, सनलाइट एयर से ट्रेवल करती हुई रेन ड्रॉप के अंदर गई, एयर से वाटर में, रिफ्रैक्शन हुई। अब वाटर ड्रॉप कि जो हमारी रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप के अंदर ही लाइट जो है एक एंड से टकरा के दूसरे एंड तक आ गई, इंटरनली लाइट रिफ्लेक्ट हुई। देन अब वो रेन ड्रॉप से बाहर आएगी लाइट और अपने सातों रंगों में बिखर जाएगी और ये हो गई डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इस तरह से जो रेनबो है उसकी फॉर्मेशन होती है। आगे बढ़ेंगे। देन इसके बाद आ गया हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है कि कोई भी पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ द एटमॉस्फेयर, जब इसके थ्रू कोई लाइट इंसिडेंट होती है तब ये उस लाइट को सभी दिशाओं में स्कैटर कर देता है। दिस इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो डिपेंड करता है कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल का साइज कैसा है। जो छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटी वेवलेंथ को यहाँ पे स्कैटर करते हैं, जैसे कोई हल्का सा हमारे पास स्मोक का पार्टिकल हो गया, कोई छोटा सा डस्ट पार्टिकल हो गया, कोई छोटा सा एयर मॉलिक्यूल हो गया। ये क्या कहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, छोटी वेवलेंथ, यानी कि वायलेट लाइट, ब्लू लाइट, इन्हें स्कैटर कर देते हैं, बिखेर देते हैं। और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो रेड लाइट को स्कैटर करते हैं, और जो बहुत ज्यादा बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनसे स्कैटर होने वाली लाइट जो है वो नॉर्मली व्हाइट अपीयर होती है। ये केस है यहाँ पे। तो मतलब जो कलर ऑफ द लाइट है कि कौन सा कलर जो है वो लाइट का निकलेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो पार्टिकल का साइज है वो कैसा है। इट डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल साइज। अभी हमने विबग्योर लिखा था ना, ये है हमारे 7 रंग। याद रखना कि जो रेड है, रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, और जो वायलेट है, वायलेट का वेवलेंथ कम है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। छोटे पार्टिकल्स छोटी वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं और छोटी वेवलेंथ कौन सी है, वायलेट की। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। आगे यस, अगले चैप्टर पे आ गए हमारी मैग्नेटिक फील्ड पे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाले पे। मैग्नेटिक इफेक्ट वाले में ये सोलेनॉइड वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के इसके चांसेस तो भाई हद से भी ज्यादा रहते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट में कौन सा टॉपिक, सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड में लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं। ठीक है, और एक जो सोलेनॉइड है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव, मतलब कि बिहेव करता है, आप कैसे कह सकते हो, या फिर जो सोलेनॉइड है उसे हम लोग बार मैग्नेट के साथ क्यों कंपेयर करते हैं। आप दोनों की ही इलेक्ट्रिक फील्ड को देख लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। अब देखो, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी दिशा आपको क्या दिखाई दे रही है, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ये क्या है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है फील्ड लाइंस जा रही हैं, बट इनसाइड द मैग्नेट ये जा रही हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ
क्लोज लूप, ये क्लोज लूप के फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। ये भी बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, इस तरह से ये एक पूरी लूप बना देती है। अब इसी तरह से यहाँ पे है, जो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, क्या किया इन्होंने, हम एक सोलिनॉइड लेते हैं। सोलिनॉइड क्या रहती है, एक ऐसा हमारे पास स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक लॉन्ग हमारे पास एक सर्कुलर कोयल है जिसमें बहुत सारे टर्न्स है और उसको बैटरी या किसी भी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब फील्ड लाइन इस तरह से ऑब्जर्व की जाती है, पॉजिटिव की तरफ है साउथ पोल, नेगेटिव की तरफ है नॉर्थ पोल। याद रखना नेगेटिव, एन से नेगेटिव एन से नॉर्थ पोल दोनों एक साइड पर है और यहाँ पे फील्ड ऑब्जर्व करी गई है दैट इट मूव्स लाइक दिस, इस तरह से जो फील्ड लाइंस हैं वो चल रही हैं, जैसे कि फील्ड लाइंस किस में चलती हैं, इन द केस ऑफ अ बार मैग्नेट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो हमारे पास सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड के अंदर हर एक पॉइंट पे, चाहे मैं ये यहाँ पे P पॉइंट लगा लूँ, चाहे मैं यहाँ पर ये Q पॉइंट लगा लूँ, सोलिनॉइड के अंदर हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल इक्वल है। मतलब जितनी मैग्नेटिक फील्ड P पे है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे रहेगी, Q पे। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चीज को जरूर अपने ध्यान में रखना। इस तरह के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, आपको रैंडमली कोई पॉइंट दिए जाते हैं इनसाइड द सोलेनॉइड और बोला जाता है कि बताओ इन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है किस तरह से डिफरेंट होगी, नहीं होगी। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, सेम रहती है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको ये याद रखनी है कि अगर हम लोग इसके अंदर कोई सॉफ्ट आयरन कोर जैसी चीज रख देते हैं, जैसे सॉफ्ट आयरन इसके अंदर रख दिया, तो वो भी मैग्नेटाइज हो सकता है और इस तरह से सोलेनॉइड को यूज किया जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, और ये सोलेनॉइड की बहुत अच्छी अचीवमेंट बोल लो ये है। तो बहुत तरीके से आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड की डायग्राम बनाओ, सोलेनॉइड को बार मैग्नेट के साथ क्यों कंपेयर किया जाता है, सोलेनॉइड से का यूज क्या है, मतलब उससे हम क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा यही हो गया कि इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहती है, सेम रहती है। क्यों सेम रहती है, क्योंकि अगर हम लोग सोलेनॉइड को देखते हैं, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। इसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बिल्कुल पैरेलल स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ये बताती हुई कि जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, मतलब इट इज द सेम एट ऑल द पॉइंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सर्कुलर लूप वाला हो गया। देखो एक सर्कुलर लूप है बड़ी सी, इसको भी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया, इधर से नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया। नेगेटिव की साइड पे नॉर्थ पोल, पॉजिटिव की साइड पे साउथ पोल। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड, इसके अंदर साउथ से नॉर्थ और बाहर कैसे जा रही हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जस्ट लाइक बार मैग्नेट। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, कि मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना ज्यादा करंट बढ़ाओगे उतनी ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ रहने वाली है। इसके अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करती है टू द नंबर ऑफ टर्न्स। किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पे। मान लो ये मेरे पास जो एग्जाम्पल है इसमें मेरे पास एक सर्कुलर टर्न है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले ली कि हमारे पास ऐसी लूप है जिसमें ऐसे ही दो सर्कुलर टर्न है, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आप किस तरह से कंपेयर कर सकते हो। अब जितने टर्न बढ़ाते जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड जो है बढ़ती जाएगी। तो अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इस केस की जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्न है, एक ही लूप है, अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड x है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 2x। याद रखना, अगर हम लोग एक टर्न वाले की मैग्नेटिक फील्ड को x कह रहे हैं तो जिसमें दो टर्न है उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 2x। अगर 3 टर्न है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी 3x। जितने टर्न्स उतनी मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा जो यहाँ पे नेक्स्ट के आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि जिस तरह से ये है कि स्ट्रेट, अगर मेरे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अगर आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर है तो स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड
जो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब है जिसका सेंटर सेम हो। यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करती है ऑन द वैल्यू ऑफ आई। करंट को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। ये मतलब ये कंडक्टर है और ये एरिया है। दिस इज द फर्स्ट लूप, दिस इज द सेकेंड लूप। मान लो यहाँ पे मेरे पास है पॉइंट P और यहाँ पे मेरे पास है पॉइंट Q। आपको बोला गया आपको P और Q की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कंपेयर करना है। तभी आप लोग क्या बोलोगे कि जो P पॉइंट है, ये तो कंडक्टर है ना हमारा, जो कंडक्टर के P पॉइंट नजदीक है, P इज नियरर, जो डिस्टेंस है P का वो इसके नजदीक है। तो मतलब P की जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एट P, इट विल बी स्ट्रॉन्गर देन द मैग्नेटिक फील्ड एट Q। मतलब जितना पॉइंट जो है कंडक्टर से दूर होता जाएगा, जैसे मान लो ये R पॉइंट है, ये कंडक्टर से और दूर हो गया, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है Q की वो ज्यादा किससे होगी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट R। समझ पा रहे हो, आप कंडक्टर से जितना दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी वीक होती जाएगी। दिस इज द रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। चलो आगे, अब ये आ गए डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट में वायर्स याद रखनी है। अर्थ वायर का कलर क्या है, ग्रीन। अर्थ वायर का कलर क्या है, ग्रीन। देन ये आपके पास आ गई लाइव वायर। लाइव वायर है रेड कलर की, और लाइव वायर पे जो हमारे पास टर्मिनल रहता है वो पॉजिटिव टर्मिनल रहता है। जो न्यूट्रल वायर है ये रहती है ब्लैक कलर की, और इसके ऊपर जो टर्मिनल है वो नेगेटिव है। पॉजिटिव कौन है, रेड, रेड क्या है, लाइव। कैसे याद रखते हो, जब YouTube की कोई वीडियो लाइव आने वाली होती है उसके ऊपर रेड डॉट बना रहता है ना, रेड डॉट का मतलब लाइव। इसी तरह से जो रेड वायर है जिसके ऊपर मतलब कि जो इंसुलेशन रेड कलर का है वो है लाइव वायर। जो नेगेटिव है, नेगेटिव टर्मिनल रखती है वो है ब्लैक वाली, विच इज नोन एज द न्यूट्रल वायर। और दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन रहता है, 220 वोल्ट हमारी कंट्री में। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेंटेन रहेगा 220 वोल्ट का। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो अर्थ वायर है, अर्थ वायर का काम क्या है। अर्थ वायर का काम क्या रहता है, तो अर्थ वायर का बेसिकली काम क्या है यहाँ पे कि जैसे जो एक्सेस ऑफ द करंट है, जैसे हैवी अप्लायंसेज हैं, एसी हो गया हमारा है, हैवी अप्लायंसेज हैं, अगर मान लो कभी किसी अप्लायंस में बाय चांस एब्रप्टली जो करंट है उसकी अमाउंट इंक्रीज हो जाती है, चार्ज बढ़ जाता है, तो वो एक्सेस चार्ज को अर्थ में एक मेटल की प्लेट जुड़ी रहती है। जब लोग हम हमारे पूरे घर की सर्किटिंग कराते हैं तो वो एक्सेस चार्ज को उस मेटल प्लेट तक पहुंचा देता है, और जो बंदा उस चीज को यूज कर रहा है उसको शॉक नहीं लगता। इसके अलावा आप लोग याद रखना कि आपके घर का जो सर्किट है वो 5 एम्पियर और 15 एम्पियर वाला रहता है। 5 एम्पियर पे चलती है छोटी छोटी चीजें, जैसे बल्ब हो गया, ट्यूब हो गई, फैन हो गया, और जो 15 एम्पियर वाला है उस पर बड़ी बड़ी चीजें चलती है, जैसे गीजर हो गया, एसी हो गया। ठीक है, जो बड़ी जो हैवी वोल्टेज ले रहा है। और आपने ये चीज नोट करी होगी कि जैसे जो ट्यूब है, पंखा है, जो छोटा सा बल्ब है, उसके ऊपर 2 शू वाला जो है लगा रहता है, जबकि जो बड़े अप्लायंसेस होते हैं, जैसे आपका हैवी सा टोस्टर हो गया, आपका एसी हो गया, उसके ऊपर 3 पॉइंट्स लगे रहते हैं। देखिए ना चीज, वो यही है कि जो तीसरा पॉइंट है वो अर्थ वायर का रहता है। तीसरा जो है ये अर्थ वायर का है कि अगर बाई चांस ऐसे बड़े अप्लायंस में ज्यादा करंट आ गया तो एक्सेस ऑफ द चार्ज को अर्थ तक पहुंचाया जा सके। और यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो है शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग का, और फ्यूज क्या है, उस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना। अरे भाई ओके, ये चीज को याद रखना, जब भी आपकी न्यूट्रल वायर नेगेटिव टर्मिनल वाली और लाइव वायर पॉजिटिव टर्मिनल वाली एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, उस वक्त होती है शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग होने के और कई भी कारण हो सकते हैं कि अगर मान लो कि ये कांटेक्ट में नहीं आए हैं, ठीक है, ऐसे ये कांटेक्ट में कब आते हैं, जब भी बेसिकली इनकी इंसुलेशन जो है खराब हो जाती है। इसके बाद आती है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग होती है अब्रप्ट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द करंट। वो कैसे होगी, आपने एक ही सॉकेट में कितने सारे अप्लायंसेस लगा दिए, तो वो बहुत गलत चीज है, इस वजह से ओवरलोडिंग हो सकती है। तो मतलब शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग का कंसेप्ट जो है, एक बार दोबारा से अपने एनसीईआरटी के लास्ट में डोमेस्टिक सर्किट्स में जाके एक बार अच्छे से निकाल लो, वहां से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ से भी इंपॉर्टेंट जो है वो निकल गया। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में भाई बच्चों को बड़ा पसंद मतलब कि
परेशान करता है AC और DC वाला, क्योंकि NCERT में सीधा सीधा तो गिवन है नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, लेकिन सिलेबस में गिवन है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? जो अपने फेज को बदलता रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव याद आया। डायरेक्ट करंट में क्या रहता है? वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज में रहता है, डायरेक्ट करंट। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं AC के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। AC मोटर्स है, लो मेंटेनेंस पे चलती हैं, कम एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है, बहुत ही डेंजरस एरियाज में भी काम कर सकती हैं, लेकिन इसके नुकसान क्या है भाई? पावर कन्वर्टर जो है फॉर द कंट्रोल ऑफ AC मोटर जो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, जो पावर कन्वर्टर है AC ड्राइव्स के वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और जो पावर कन्वर्टर्स है AC ड्राइवर्स के जनरेट हार्मोनिक्स इन द सप्लाई सिस्टम एंड लोड सर्किट। दो यहाँ से डिसएडवांटेज कर लो, 2-3 एडवांटेजेस कर लो, एग्जाम में काम आ जाएंगे, तो ये आपका काम जो है वो चल जाएगा। देन इसके बाद जो आपका लाइट वाला चैप्टर है, लाइट वाले चैप्टर में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज डिनोटेड विद N और इन सम बुक्स इट इज डिनोटेड विद म्यू। क्या रहता है ये? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, N इज इक्वल्स टू C/V, N इक्वल्स टू C/V। फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने याद रखना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्पीड ऑफ द लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है तो उस मीडियम में स्पीड जो है वो कम होगी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है तो जो स्पीड है लाइट की वो ज्यादा होगी। याद रखना, जो रेयरर मीडियम्स होते हैं, रेयरर मीडियम उसे चुना जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, डेंसर मीडियम उसे चुनते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अप्रोक्सीमेटली 1 है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42। छोटी वैल्यू किसकी? एयर की, तो एयर जो है वो रेयरर मीडियम है और जो डायमंड है वो डेंसर मीडियम है। इस तरह से ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो भी एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट, साइन कन्वेंशंस तुम लोग भूल जाते हो, साइन कन्वेंशंस को अच्छे से अपने माइंड में रखना। अगर ये है डायरेक्शन ऑफ लाइट, इफ इट इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट के ऑपोजिट जा रहे हो तो चीजें नेगेटिव, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट जा रहे हो तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो तो नेगेटिव। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट वही है पॉजिटिव नेगेटिव, लेंस के केस में भी सेम ही चलता है। देन जो वैल्यू तुम लोग भूल जाते हो, यहाँ पे आपने याद रखना है वोल्टेज V यूनिट वोल्ट, वर्क डन W यूनिट्स जूल, चार्ज का फॉर्मूला, चार्ज क्या रहता है यहाँ पे? कूलम्स, और जो आपका पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये फॉर्मूला हो गया आप लोगों का। करंट का फॉर्मूला क्या रहता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। इसके बाद रेजिस्टेंस इज R, रेजिस्टिविटी इज रो और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, R इज इक्वल्स टू रो L/A, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में। देन पावर इज P इक्वल्स टू VI रहता है। इसके बाद इस पे ओहम्स लॉ भी लगा सकते हो। हीट प्रोड्यूसेस H और इसका फॉर्मूला H इक्वल्स टू I² RT, ठीक है। इनके यूनिट्स आपने नहीं भूलने हैं। ओहम मीटर है रेजिस्टिविटी के, ओहम है रेजिस्टेंस के, ध्यान रखना उस चीज पे। यूनिट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दो सो दैट की चीजों को गलत ना करो। देन बायोलॉजी पे आओ। ये जो फ्लावर है, फ्लावर का जो यहाँ पे डायग्राम है, जो इसके पार्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, स्टेमेन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके पार्ट्स हैं एंथर एंड फिलामेंट, और जो आपका फीमेल यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दैट इज द कार्पल में क्या आ रहा है? स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है मेन तौर पे। इसके अलावा इसमें रहती हैं पॉलन ट्यूब्स, और इसके ओवरी के अंदर रहता है ओव्यूल ओवरी के अंदर है। ओव्यूल कहाँ है? ओवरी के अंदर है। देन ये पेटल्स हैं एंड सेपल्स आर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर बड्स। इंपॉर्टेंट है, डायग्राम अच्छे से कर लेना। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं एग्जाम में? बाइसेक्सुअल फ्लावर की एग्जाम्पल दो, बाइसेक्सुअल या फिर ऐसे प्लांट की एग्जाम्पल दो जो बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देता है, यही हो गया, ठीक है। हिबिस्कस। यूनिसेक्सुअल में क्या आ गया? पपाया आ गया, वाटरमेलन आ गया।
एग्जाम्पल्स याद रखना भाई। देन इसका ये वाला एग्जाम्पल भी याद रख लेना। डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह से ABCD करके यहाँ से क्वेश्चन आता है। दिस इज फॉर द पोलन ग्रेन, ये है इसका स्टिग्मा, मेल जर्म सेल, ये जो अंदर दिखा रहे हैं ये जा रहा है, ठीक है। पोलन ट्यूब है, ये सारी की सारी जो पोलन ट्यूब जा रही है। इसके बाद ओवरी है, ओवरी के अंदर यहाँ पे क्या है, फीमेल जर्म सेल, ओव्यूल्स होते हैं ओवरी के अंदर। और एक चीज और, जो ओवरी है, ओवरी फ्रूट में डेवलप होती है। ओवरी किसमें डेवलप होती है, फ्रूट में, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स, टेस्टिस, स्क्रोटम, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, स्पर्म डक्ट, यूरेथ्रा एंड पेनिस। मेन है टेस्टिस का। टेस्टिस वो जगह है जहां पर मेल जर्म सेल यानी कि स्पर्म्स पैदा होते हैं। टेस्टिस जो है ये रहते हैं एब्डोमिनल कैविटी से बाहर इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्क्रोटम। बॉडी से बाहर क्यों रहता है स्क्रोटम, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर से 3-4 डिग्री तक कम चाहिए, इसलिए एग्जाम में आता है। और इसके अलावा क्या याद रखना है कि ये मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है, कौन से, एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से जो फिजियोलॉजिकल और फिजिकल चेंजेस हैं मेल्स में वो अराइज होते हैं। टेस्टोस्टेरोन का काम आ जाता है भाई क्या है, इसकी वजह से जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं वो पैदा होते हैं मेल्स में। स्क्रोटम, सैक विच कवर द टेस्टिस, जो टेस्टिस को कवर करता है। टेस्टिस में क्या बनते हैं, स्पर्म्स। टेस्टिस है कहाँ, स्क्रोटम में, विच इज होल्डिंग देम आउटसाइड द बॉडी। क्यों, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर जो है बॉडी टेम्परेचर से 3-4 डिग्री कम चाहिए। देन सेमिनल वेसिकल क्या काम करती हैं, स्पर्म को स्टोर करती हैं, सिक्रीट करती हैं फ्लूइड इनटू द स्पर्म डक्ट। और ये जो फ्लूइड है उसका काम क्या है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना स्पर्म को, और उसके लिए जो मूवमेंट है उसको इजी करना। और इसके अलावा ये प्रिवेंट करती हैं स्पर्म को एक दूसरे के साथ चिपकने में, कि वो चिपक ना जाए स्पर्म्स एक दूसरे के साथ, फ्लोर करते रहें, इधर उधर घूमते रहें, ठीक है। ये सिक्रीशन जो है, जो फ्लूइड है वो ये काम करता है। इसके बाद आ गया प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, इट सिक्रीट्स फ्लूइड इनटू द सीमेन, द फ्लूइड एक्टिवेट्स द स्पर्म, ये स्पर्म को एक्टिवेट करता है। स्पर्म डक्ट, ये स्पर्म को कैरी करती है टेस्टिस से यूरेथ्रा तक। यूरेथ्रा अ ट्यूब जो कि यूरिन को कैरी करता है यूरिनरी ब्लैडर से, ये स्पर्म्स को भी कैरी करता है स्पर्म डक्ट से। सीमन एंड यूरिन जो है दे पास थ्रू द यूरेथ्रा एट डिफरेंट टाइम्स। इंपॉर्टेंट है भाई, ये सभी पढ़ लिए थे ना। नेक्स्ट आ जाओ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल के जो जर्म सेल है वो है ओवा या ओवम या एग। कहाँ बनते हैं, ओवरी में। कहाँ बनते हैं, ओवरी में, oocytes, मतलब ये एग, ओवम या कह लो ओवा, इसकी प्रोडक्शन होती है यहाँ पे। इसके अलावा एस्ट्रोजन बनता है, प्रोगेस्टेरॉन बनता है, ठीक है। ये चीज हो गई। प्रोगेस्टिन मतलब कि कॉर्पस लूटम, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, एस्ट्रोजन बनता है, ये चीज याद रखना। ओविडक्ट, गैमीट ट्रांसपोर्ट होगा ओविडक्ट तक, यही साइट है फर्टिलाइजेशन की। मैचुरेशन जो है ओवा की यही होती है, यही मीडिया है ओवा, जाइगोट और एम्ब्रायो का, यही साइट है फर्टिलाइज्ड ओवा की। यूट्रस, ये रिटेन मतलब रिटेन करके रखता है और नरिश करता है एम्ब्रायो और फीटस को। सर्विक्स प्रिवेंट्स माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑफ यूट्रस, ये रिजर्वायर है सीमन का एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्मेटोजोआ। इट इज द साइट, सर्विक्स जो है इट इज द साइट फॉर सीमेन डेपोजिशन। विजाइना, इट इज द ऑर्गन फॉर कॉपुलेशन। एंड वल्वा, दिस इज द एक्सटर्नल ओपनिंग टू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये चीज जो है ये आपने याद रखनी है। इसके बाद नेफ्रॉन, नेफ्रॉन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना अगर क्वेश्चन आ जाए। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही है वो। नेफ्रॉन में कप लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसे बोलते हैं बॉमन कैप्सूल, और इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स रहती हैं, और उनका जो पूरा गठजोड़ बना हुआ है, जो पूरी गठरी बनी हुई है उसकी, दैट इज द ग्लोमेरुलस। बहुत सारे जो नेफ्रॉन्स हैं ये किडनी में लाई करते हैं। देन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लांट हार्मोन्स।
प्लांट हार्मोन कौन कौन से है ग्रोथ वाले? ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकिनिन्स। और इनहिबिटर जो रोकते हैं एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, याद रखना है इसको। देन इसके फंक्शंस। अब आगे हम लोग एनिमल हार्मोन पे। एनिमल हार्मोन में याद रखना पिट्यूटरी ग्लैंड, लोकेशन कहाँ है? ब्रेन में। क्या रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ को रेगुलेट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। धीरे धीरे नीचे आएंगे, दिमाग से नीचे क्या आ गया? गला। जैसे अपनी बॉडी को देखो, दिमाग, दिमाग में क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। नीचे आ जाओ गले तक, इसमें क्या है? थायराइड। ठीक है, गले में क्या है? थायराइड। क्या प्रोड्यूस करता है? थायरॉक्सिन। इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म रेट, ऑल्सो ब्रिंग अबाउट बैलेंस, ग्रोथ। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड की बीमारी जो है, गले की बीमारी है, जो स्वलन थ्रोट है, वो हो सकता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। इसके बाद इंपॉर्टेंट है एड्रीनल। एड्रीनल, रीनल, रीनल वर्ड जानते हो ना, हमेशा किडनी से जुड़ा रहता है, तो ये है एड्रीनल। इट इज अटैच्ड टू द किडनी और ये क्या प्रोड्यूस करता है? एड्रीनालाइन। इट इज द इमरजेंसी हार्मोन। याद रखना इमरजेंसी हार्मोन कौन सा है? एड्रीनालाइन। देन और नीचे आ जाओ, पेट तक आ जाओ, क्या आ गया? पेनक्रियास। एब्डोमेन में है, इंसुलिन रिलीज करता है, शुगर लेवल को, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है। तभी जिन पर्सन को डायबिटीज की बीमारी रहती है उनको इंसुलिन का टीका लगता है। चलो, टेस्टिस। ठीक है भाई, टेस्टिस पे आ जाओ। टेस्टिस स्क्रोटम में है, अभी बता के आई हूँ तुम लोगों को। ओवरीज इन द लोअर एब्डोमेन। ठीक है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो है ये हमारे पास हिस्से हैं। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है? टेस्टोस्टेरोन। ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं? ग्रोथ एंड कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा, एग्जाम में आएगा आएगा आएगा। ह्यूमन ब्रेन पे आ जाओ। ह्यूमन ब्रेन के यहाँ पे 3 हिस्से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन इज द मेजर थिंकिंग पार्ट। सेरेब्रम पूरा जो है ये थिंकिंग पार्ट है, मेन थिंकिंग पार्ट। इंटेलिजेंस हो गई, वॉलेंटरी एक्शन हो गए, स्मेल का सेंटर यही है। ठीक है, हंगर, थर्स्ट सब यहीं पे। देन मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम क्या है? रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को कंट्रोल करना। देन इट ऑल्सो कंट्रोल द रिफ्लेक्ट मूवमेंट्स ऑफ आई एंड मसल, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। देन हिंड ब्रेन का काम क्या है? रेस्पिरेशन वगैरह हो गया, इसे कंट्रोल करना, रेगुलेट करना एंड रिलीज इंफॉर्मेशन बिटवीन सेरेबेलम एंड सेरेब्रम। सेरेबेलम का काम क्या है? बॉडी पॉस्चर को मेंटेन करना। ठीक है, जो मूवमेंट्स है उनको एक्यूरेट और प्रिसाइज बनाना। मेडुला ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंटरी एक्शन, कैसे? ब्रीथिंग वाले। इट ऑल्सो कंट्रोलिंग सेंटर फॉर रिफ्लेक्सेस सच एज swallowing, coughing, vomiting, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत इंपॉर्टेंट। चलो भाई, ये हो गया आज का वीडियो, जिसमें हमने फिजिक्स और बायोलॉजी के बहुत ज़्यादा अच्छे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करा। अब कल मॉर्निंग में लाइव क्लास लूंगी, कितने बजे? 6 बजे। वहाँ पे मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगी केमिस्ट्री के कौन कौन से पार्ट है। तब तक इन चीज़ों को अच्छे से कर लो, एकदम माइंड पे बर्डन मत बनाना, अपनी केमिस्ट्री को भी पढ़ लो। लाइव क्लास इसलिए रख रही हूँ, पेंडिंग इसलिए लगा रही हूँ केमिस्ट्री पे, क्योंकि तुम लोग मुझे सुबह सुबह भी अगर अपने कोई डाउट पूछना चाहते हो तो पूछ सको। डू कम हियर विद मी इन द लाइव क्लास टुमारो मॉर्निंग एट 6 AM एंड तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। मुझे तुम पे विश्वास है, भगवान को तुम पे विश्वास है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, टेंशन नहीं लेनी है। चिल मोड में रहो और पढ़ते रहो।